नमस्कार, अनएडिटेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा भंडारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। 15 साल से जिस किले को ममता बनर्जी ने अपनी खुद की आइडेंटिटी मानी, आज उसी किले की दीवारें दरक गई हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आंकड़े हमारे सामने हैं, हमारे पास पूरा रिजल्ट है और ये साफ कर देता है कि पश्चिम बंगाल में के राज्य की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना ली है। 15 साल से सत्ता में काबिज टीएमसी को सत्ता से बाहर कर दिया। 294 सीटों वाले विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटों के साथ स्पष्ट और निर्णायक बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं टीएमसी केवल 81 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक चुनावी जीत है या बंगाल की राजनीति में एक नया युग शुरू हो गया है? तो पहले हम शुरुआत करते हैं आंकड़ों को देख कर कैसा आंकड़ा निकल कर के आया है। वरुण, आप कैसे देख रहे हैं इसे? शुक्रिया बहुत बहुत ईशा आपका। जैसे आपने जिक्र किया बंगाल के चुनाव परिणामों का, 294 की विधानसभा है पश्चिम बंगाल की और 293 पे इस बार वोटिंग हुई। बल्कि 294 की सभी सीटों पे वोटिंग हुई, लेकिन एक सीट जो थी फलता की, वहाँ पे वोटिंग के बाद जो इरेगुलरिटीज़ हुई, जो हिंसा का दौर देखने को मिला, उसके बाद वहाँ पे चुनाव जो है स्थगित कर दिया गया है। वहाँ का नतीजा बाद में आएगा, चुनाव वहाँ पे दोबारा कराया जाएगा। तो 293 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे देर रात तक काउंटिंग जारी रही है। और अभी जो मैं चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर देख रहा था, तो अभी भी एक जगह का चुनाव परिणाम आना बाकी है और वहाँ पर आखिरी राउंड की लगभग वोटिंग हो चुकी, काउंटिंग हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ लीड कर रही है। तो जैसा आपने कहा, 207 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। उसमें ये एकमात्र सीट जो अभी तक जिसका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी अगर हम इंक्लूड करें तो 207 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका लहराई है इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। पिछली बार 2021 के चुनाव में केवल 77 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सीधा 130 सीटों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। साथ ही साथ पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, जैसे कहते हैं ना कि एक नंबर जो था वो ब्रीच किया है। 45% जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार क्रॉस किया है। लगभग 45.84%, लगभग 46% के करीब वोट भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में मिले हैं। और अगर देखा जाए संख्या के हिसाब से तो 2,92,00,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में प्राप्त किए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इससे पहले 2,34,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त किए थे। 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसका मैंने जिक्र किया, 77 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 2,29,00,000 के आसपास वोट मिले थे। तो इस लिहाज से वोट प्रतिशत को अगर देखा जाए, सीटों की संख्या तो जैसा मैंने बोला 130 सीटें ज़्यादा आई हैं। और पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए पश्चिम बंगाल के, तो इतने ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को आज तक किसी भी चुनाव में नहीं मिले। वहीं तृणमूल कांग्रेस की जो बात करें, जैसा आपने कहा, 15 साल से ममता बनर्जी का ये गढ़ रहा है पश्चिम बंगाल। 2011 में 34 साल के लेफ्ट फ्रंट के शासन को ख़त्म कर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। उस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, जो 2011 का विधानसभा चुनाव था। और तृणमूल कांग्रेस को खुद अपने दम पर 184 सीटें आई थी। गठबंधन के साथ 226-227 के करीब सीटें आई थी। कांग्रेस को 42 सीटें मिली। उसके बाद से ममता बनर्जी यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हारी है जी। अगर नंदीग्राम को निकाल दिया जाए तो जो 2021 में वो नंदीग्राम का जो विधानसभा चुनाव शुभेंदु अधिकारी से हारी। तृणमूल कांग्रेस हमेशा बढ़त पे ही रही है हर चुनाव में।
215 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस, 2021 के चुनाव में 215 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस 135 सीटों के नुकसान के साथ 80 पर जाकर टिकी है जी। और ये बहुत बड़ी हार ममता बनर्जी के लिए हुई है। इसलिए भी हुई है क्योंकि, और हम उसका आगे जिक्र भी करेंगे, ममता बनर्जी को अपने कई जो गढ़ थे उनके सामने वो ढहे हैं। उन गढ़ों में तृणमूल कांग्रेस की बहुत भारी हार हुई है, तो इसलिए ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी हार है। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में तृणमूल कांग्रेस अभी भी 40% के ऊपर बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस को 40.80%, लगभग 41% वोट प्राप्त हुए हैं, यानी दोनों पार्टियों के बीच में 5% से कुछ ज्यादा का फर्क रहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हम शुरू से देखते आ रहे थे, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल के अंदर मतों का प्रतिशत दोनों पार्टियों के बीच में जितना भी डिफरेंस रहा तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, वो हमेशा कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में रहा। वो डिफरेंस जो था, तृणमूल कांग्रेस हमेशा लीड करती रही इसमें। लेकिन यहाँ पर अब 2,60,00,000 के करीब, उससे ज्यादा वोट तृणमूल को मिले हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 2,92,00,000 से कुछ ज्यादा वोटों को अगर देखा जाए, उनका कंपैरिजन किया जाए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से 32 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बोला, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2,34,00,000 और तृणमूल कांग्रेस को 2,76,00,000 वोट मिले थे। उससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2,29,00,000 से कुछ ज्यादा वोट और तृणमूल कांग्रेस को 2,90,00,000 से, यानी जहां भाजपा आज खड़ी है 2,92,00,000 से ज्यादा वोट लेके, 2021 में उतने ही वोट, लगभग 2,90,00,000 से कुछ ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को मिले थे। और वोट डिफरेंस, मतों का जो आंकड़ा था दोनों पार्टियों के बीच में, लगभग 60 लाख का था। आज वो भारतीय जनता पार्टी ने 32 लाख के मतों के डिफरेंस को अपने पक्ष में कर लिया। और वरुण, कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त वेस्ट बंगाल में? देखिए, कांग्रेस की स्थिति जो है, अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस ने इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में पहली बार 2021 के बाद खाता खोल लिया है। 2021 में 0 सीट मिली थी जी। उसके बाद एक बाईपोल हुआ था, उस बाईपोल में कांग्रेस जरूर जीती थी, लेकिन उसके बाद वो जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2021 के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी का खाता खुल गया है, 2 सीटें मिली हैं और लगभग 3% वोट कांग्रेस पार्टी को हासिल हुआ है। अगर देखा जाए तो 18,90,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं। अगर सीपीआईएम की लेफ्ट फ्रंट की बात करें तो जो प्रमुख पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसका भी इस बार खाता खुला है, 1 सीट उसको भी मिल गई है, पिछली बार उसका भी खाता नहीं खुला था। और 4% से ज़्यादा वोट, 4.45% वोट सीपीआईएम को मिले हैं। लगभग 28 लाख से ज़्यादा वोट इस बार सीपीआईएम को मिले हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सीपीआईएम के जो अलाई पार्टनर था एआईएसएफ, 1 सीट उसको मिली है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इस बार के आंकड़े रहे हैं। जो जैसा मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है 32 लाख वोटों का डिफरेंस, जो रफली 5% से कुछ ज़्यादा का दोनों दलों के बीच में बैठता है। तो वरुण, इससे साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बहुमत नहीं पाया, बल्कि 2/3 2/3 बहुमत के करीब पहुंचकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। और क्षेत्रीय रीजनल परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करें तो कैसे देख रहे हैं आप ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का? देखिए, जहां 294 293 जो काउंटिंग हुई कि विधानसभा में अगर किसी पार्टी को 207 सीटें मिल जाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस पार्टी की अपील केवल एक ही, जिसे कहते हैं, रीजन तक सीमित नहीं है, या किसी, जिसे कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक पर्टिकुलर इलाके में ही फंसकर वो पार्टी रह गई हो।
207 सीटें आने का मतलब है 2,92,00,000 से ज़्यादा वोट आने का मतलब है 46% के करीब वोट मिलने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर सभी रीजन्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ तक कि जैसा कि हमने पहले भी इस बात को मेंशन मैंने किया, इस बात को मैंने बताया कि ममता बनर्जी के गढ़ों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी सेंध लगाई है। अगर मैं देखूं तो शुरुआत अगर उत्तर बंगाल से करें, नॉर्थ बंगाल की बात करें, जो वहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, सबको मिलाकर 54 विधानसभा क्षेत्र इधर आते हैं। उत्तरी बंगाल और जो पहाड़ी इलाका है, हिल्स का जो इलाका है पश्चिम बंगाल का, 54 विधानसभा क्षेत्रों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 30 पर जीत मिली थी। इस बार 10 सीटों के फायदे के साथ 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 14 सीटें मिली हैं। अगर मैं वोटों का प्रतिशत देखूं तो 39.38% भारतीय जनता पार्टी को और 37.96% तृणमूल कांग्रेस को। यहाँ पे लगभग 9.5-10% का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है वोट प्रतिशत। और अगर मैं देखूं तो जलपाईगुड़ी की जो है उसकी सभी 7 की 7 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। दार्जिलिंग की सभी 5 की 5, अलीपुरद्वार की सभी 5 की 5, कलिम्पोंग की भी जो एकमात्र सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जीत दर्ज की है। कुछ बिहार की 9 में से 8 विधानसभा क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। और वहीं उत्तरी दिनाजपुर की 9 में से 4, दक्षिणी दिनाजपुर की 6 में से 4 और मालदा की 12 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो ये तो हुआ उत्तर बंगाल। इसमें आप ये कह सकते हैं कि उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां सीटें बढ़ाई हैं, लेकिन पिछली बार भी एक तरीके से 77 में से 30 सीटें इसी इलाके से आई थी। 10 रीजन्स में नहीं, हाँ जी, हाँ नहीं, इसमें जो मैंने बताया 8 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर कुल जो मैंने 8 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कलिम्पोंग और मालदा। तो उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर बनाई है तृणमूल के ऊपर, 40-14 का फर्क रहा है। अगर अब आते हैं हम सीधा ममता बनर्जी के गढ़ों पर। दक्षिण बंगाल और जो प्रेसिडेंसी का जो इलाका कहा जाता है, कोलकाता भी जिसके अंदर आता है, कोलकाता और इन सबको मिलाकर 166 सीटें इन इलाकों में आती हैं जी। 115 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यहाँ पर जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को केवल 50 सीटों से संतोष करना पड़ा। तो ये भी एक आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 45.79% वोट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पड़े हैं, जबकि 42.77% तृणमूल कांग्रेस को यहाँ वोट पड़े हैं। यानी यहाँ पे भी 3% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बढ़त बनाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के अंदर अगर हम कलकत्ता की बात करें, जो इन्हीं 166 सीटों के अंदर आता है, उधर भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार खाता खोला है कोलकाता के उस पे। पिछली बार 11 सीटों में से 0 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, कल जब मैं देख रहा था तो 5-5 से मुकाबला बराबर पे था। और बताइए किस सीट के ऊपर टिकी हुई थी सबकी निगाहें उस समय? भवानीपुर पे। भवानीपुर का नतीजा नहीं आया था और उस भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार के बाद 15,105 वोटों से जो हारी, इसलिए हम ये कह रहे हैं 15 साल बाद 15,000 से हार। 15 साल के राज के बाद जो 15,000 वोटों से ममता बनर्जी हारी है, उसके बाद कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी लीड पे रह गई। 0 मिला था, 6-5 से अब भारतीय जनता पार्टी कोलकाता में आगे है। ममता बनर्जी के कौन कल तक ये सोच सकता था? कल से पहले किसको इस बात पर यकीन होता कि कलकत्ता के अंदर भी ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी धूल चटा सकती है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भवानीपुर के अलावा मानिकतला, रास बिहारी, जोरासांको, श्यामपुकर और काशीपुर बेलगाचिया की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जबकि तृणमूल कोलकाता पोर्ट, बेलीगंज, चौरंगी, एंताली और बेलघाटा से कुणाल घोष चुनाव जीते। कोलकाता पोर्ट से फिरहाद हकीम भी चुनाव जीत कर ले गए, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीत पाई।
तो ये कलकत्ता का जो 11 सीटें, इसका भी मैंने आपको आंकड़ा बताए, समीकरण बताए। इसके अलावा जंगल महल के अंदर जो 40 सीटें आती है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। बहुत जिसे कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से पार्टी ने इस पूरे इलाके को कैप्चर किया है। 40 में से 38 विधानसभा क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और तृणमूल कांग्रेस के लिए केवल 2 सीटें छोड़ दी है। 51.75% इस इलाके में भाजपा को वोट पड़ा है और केवल 39.78% तृणमूल कांग्रेस को वोट पड़ा है। तो यानी यहाँ पर भी वोट का मार्जिन आप डबल डिजिट में देख रहे हो। यहाँ पे 12% के आसपास, 11.5-12% के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे रीजन में तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बढ़त बनाई है। इसी के साथ साथ सेंट्रल बंगाल रीजन की जब बात कर लें, जहाँ मुर्शिदाबाद का इलाका आता है, उसको हम थोड़ा सा अलग अगर देखें तो कुल इस इलाके में और जगहों को मिलाकर कुल 33 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। यहाँ मुकाबला लगभग लगता है सीटों के लिहाज से बराबरी पे छूटा है। ये वो वाला इलाका भी है जहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यहाँ 14 सीटों पे बराबरी पे छूटे हैं। भाजपा को यहाँ 33% वोट और तृणमूल कांग्रेस को यहाँ 37% से कुछ ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं। यानी इस रीजन में तृणमूल कांग्रेस ने एटलीस्ट भाजपा पर 4% की बढ़त अब भी कायम रखी है। कांग्रेस को भी यहाँ रानीनगर और फरक्का, जो इसी रीजन में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे जैसे मैंने कहा खाता खोला, जहाँ पे जीत दर्ज की है। CPIM ने डोमकाल की सीट को जीता है और हुमायूं कबीर, जो आम जनता यूनियन पार्टी जो उन्होंने बनाई थी चुनाव से ठीक पहले, तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, तृणमूल कांग्रेस से बगावत की, पार्टी छोड़ी, ममता के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, वो उनकी पार्टी को भी 2 सीटें यहाँ से मिली। बल्कि हुमायूं कबीर ही वो दोनों सीटें जीते हैं, नौदा और रेजी नगर की। 1 सीट उनको यहाँ से छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद उपचुनाव होगा। लेकिन यहाँ पर तृणमूल को अच्छा खासा नुकसान ऐसा लगता है कि कांग्रेस, लेफ्ट और हुमायूं कबीर ने कहीं ना कहीं पहुंचाया है। तो और कुछ अगर मैं बात कर लूं, अगर SC/ST रिजर्व सीट्स की भी बात कर लूं, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं और लगभग 65 के करीब सीटें 84 में से जीती हैं। तो रीजन वाइज अगर देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के सभी रीजन्स में, पिछली बार ऐसा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर बंगाल की पार्टी है या कुछ हद तक जंगल महल में कहीं पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर देती है कभी कभार। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पूरे पश्चिम बंगाल की पार्टी के तौर पर स्थापित कर लिया। ये बात तो लाजमी है वरुण। और इसी के साथ अगर हम देखें कि इस चुनावी नतीजों को बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बहुत सारे कारण होंगे जिसने चुनावी नतीजों को पूरा आकार दिया और बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। जैसे हम रिकॉर्ड मतदान की बात करें, एक ये हो गया, वोटर लिस्ट SIR एक हो गया फैक्टर्स। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स आप देख रहे हैं कि जिसने अफेक्ट किया बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स में? देखिए, जहाँ तक बात है, आपने जिक्र वो कर ही दिया उस बात का। देखिए, SIR फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहा बंगाल के चुनाव परिणामों को अगर देखा जाए तो। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस हमलावर रही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस बात को लेकर और चुनाव आयोग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं शुरू से ऐसा लग रहा था कि प्रेशर में तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं आ गई है। और जिस तरीके से उसके बाद एग्जिट पोल्स ने भी जिस तरीके से ज़्यादा जो एग्जिट पोल आए 1-2 को छोड़कर, उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत ही बताई। प्रचंड बहुमत भी कई एग्जिट पोल्स ने बताया। मेरे को याद पड़ता है शायद एक ही एग्जिट पोल ऐसा रहा होगा जिसने कि शायद 200 के ऊपर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा मैक्सिमम लिमिट अपने एग्जिट पोल में दिया था जी। तो SIR की वजह से तृणमूल कांग्रेस बहुत हमलावर रही। पूरा का पूरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेके और पता नहीं कहाँ तक के दरवाजे नहीं खटखटा दिए। जो 91 लाख की संख्या आई, 91,80,000 से कुछ ज़्यादा वोटरों के जो नाम SIR में आए और उसके बाद जो उनकी संख्या कम हुई और 6,75,00,000 और बाद में फिर 7 लाख का एडिशन हुआ, तो 6,80,00,000 के ऊपर जो पश्चिम बंगाल के अंदर फिर फाइनल आंकड़ा आया। और उसमें भी
उसके बाद जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है इस चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एसआईआर के बाद रही, एसआईआर तो हो गया, उसके बाद रही वो था अभूतपूर्व मतदान का प्रतिशत जो 93% के आसपास रहा। 2 चरणों में जो मतदान हुआ वो बहुत अभूतपूर्व, बहुत अप्रत्याशित था। लगभग 93% की वोटिंग पश्चिम बंगाल जैसे बड़े प्रदेश में होना, और मुझे तो नहीं लगता कि आज तक कभी पश्चिम बंगाल के किसी और प्रदेश में भी 93%, बड़े प्रदेश में 93% की वोटिंग हुई होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस चुनाव की, जिसे कहते हैं, हाईलाइट रही मेरे लिए। इसके साथ ही मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने इस बात का जिक्र किया, मुस्लिम वोटों का बंटवारा जो हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की जीत में, और इतनी प्रचंड जीत में कहीं ना कहीं उसने भी कंट्रीब्यूशन किया है। जिस तरीके से हुमायूं कबीर रहे मैदान के अंदर, खुद अपनी सीटें, दोनों सीटें जीत गए, कांग्रेस का भी खाता खुल गया, कांग्रेस के भी जो दोनों विधायक जीते हैं वो दोनों मुसलमान हैं, दोनों मुस्लिम इलाकों से जीते हैं। CPIM का जो जैसा मैंने जिक्र किया, और AISF जो दोनों गठबंधन में थे, दोनों ने मुस्लिम इलाकों में ही जीत दर्ज की है, दोनों के कैंडिडेट भी मुसलमान हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम, जैसे ISF की अगर बात करें तो उन्होंने भांगर की सीट जीती है। ये जो आता है ये दक्षिण 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि तृणमूल का गढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी ये जो फैक्टर रहा है मुस्लिम वोट के स्प्लिट का, ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हुआ है। अब ममता बनर्जी की हार, जो SIR को भी अगर मैं उसमें लेकर आऊँ, तो भवानीपुर के अंदर जो हुई, भवानीपुर के अंदर भी कई ऐसे वोटर्स के नाम 44,000 45,000 के करीब काटे गए, जिसके बाद से लग रहा था कि भवानीपुर में भी हो सकता है कि ममता बनर्जी की हार कहीं हो ना जाए। क्योंकि देखिए, SIR से पहले भी जो ममता बनर्जी 2021 के बाईपोल में जब नंदीग्राम से हार गई थी और भवानीपुर से जीत के आई थी, तो 58,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल की जो प्रत्याशी थी माला रॉय, वो इस विधानसभा क्षेत्र से, जो कि कोलकाता दक्षिण के लोकसभा क्षेत्र में आता है, उनकी बढ़त केवल 8,500 वोटों के आसपास रह गई थी। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जैसा इतना कठिन प्रतिद्वंदी, कट्टर जिसे कहते हैं, कि बहुत टक्कर जबरदस्त देने वाले व्यक्ति को उतार दिया हो, और मनोवैज्ञानिक तौर पे भी आप कहीं ना कहीं एक बार दबाव में आ जाएं शुरू से ही कि इस व्यक्ति ने ही मुझे 1956 वोटों से नंदीग्राम में हराया था। तो एक के बाद एक ममता बनर्जी मुझे लगता है प्रेशर में आती चली गई। हालांकि उनकी राजनीति जो है वो प्रेशर से ही निखर के आती रही है, जो पुरानी ममता बनर्जी थी, लेकिन लगता है कि इस बार वो जो दमखम था वो टूट गया। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा 15 साल का। करप्शन के चार्जेस जो रहे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा की जहाँ बात रही, इमिग्रेंट्स की जहाँ बात रही, जिस तरीके से बांग्लादेशी वोटर्स का जिक्र बार बार, और जिस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल के अंदर घुसने की बात होती रही, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि किस तरीके से वह SIR नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वोटर तृणमूल का वोटर है। ममता बनर्जी चाहती हैं ये उनको वोट डालें। तो ये इस तरीके के जो पूरा आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, उससे ये लगने लगा था कि इलेक्शन जो है इस बार कोई ना कोई हिस्टोरिक, जिसे कहते हैं, नतीजा लेकर आएगा, ऐतिहासिक रिजल्ट लेके आएगा। और वो हमें देखने को भी मिला। जहाँ तक महिला सुरक्षा का सवाल था, हिंगालगंज से रेखा पात्रा, जो कि संदेश खाली का एक चेहरा रही, उनका जीतना, और फिर पनिहाटी से RG कार की जो विक्टिम थी, जिनका का बलात्कार हुआ पहले, उनके फिर बहुत निर्मम हत्या की गई, उनके साथ जिस तरह की क्रूरता दिखाई गई, उसके बाद जिस तरीके से एक मैसेज गया इनसेंसिटिव होने का खुद ममता बनर्जी और तृणमूल की सरकार का, वो मैसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा इन चुनावों में। और उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने उनकी माताश्री, जो विक्टिम थी RG कार की, उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई।
पनिहाटी से रत्ना देवनाथ ने जीत दर्ज करी जी। है और वो भी विधानसभा में अब पहुंच गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहे सारे फैक्टर्स। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, कुल 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट रहे, इतना प्रचंड नाराजगी थी तृणमूल के खिलाफ कि 23 में से कुल 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट रहे जहाँ तृणमूल का खाता भी नहीं खुला। ये डिस्ट्रिक्ट थे अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, पूर्वा मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम बर्धमान। इन जिलों में तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। वरुण, बिफोर वी वाइंड अप, कुछ ममता बनर्जी अपनी सीट से तो हारी, लेकिन कुछ ऐसे ममता मिनिस्टर्स भी थे जो हारे। तो एक कुछ की मेंबर्स के आप नाम बता दीजिए, मिनिस्टर्स जो इलेक्शंस जिन्होंने लूज किया। जी, तो देखिए ममता बनर्जी खुद भवानीपुर की सीट तो बचा नहीं पाई, लेकिन तकरीबन 22 उनके ऐसे मंत्री थे जो कि चुनाव हारे हैं। आसनसोल उत्तर से मौलय घटक चुनाव हार गए, सबांग से मानस रंजन भूनिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, मुंटेश्वर से सिद्दीकुल्ला चौधरी भी चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा सागर से बंकिम चंद्र हाजरा, जांगीपारा से स्नेहाशीष चक्रवर्ती, कृष्णानगर दक्षिण से उज्जवल विश्वास और टॉलीगंज से अरूप विश्वास जैसे दिग्गज भी चुनाव हारे हैं। चंदन नगर से इंद्रनील सेन, सलबोनी से श्रीकांता मेहता, दुर्गापुर पूर्वा से प्रदीप मजुमदार, दिनहाटा से उद्यन गुहा और पूर्वस्थली दक्षिण से स्वप्न देवनाथ और ब्रत्यव्रत बासु दमदम से, और यहाँ तक कि शशि पांजा भी श्यामपुकुर से चुनाव हार गई। तो ये बहुत 22 की जो लिस्ट है इसमें बहुत बड़े बड़े जो मंत्री हैं ममता के वो चुनाव हारे हैं। हालांकि फिरहाद हकीम ज़रूर अपना जिसे कहते हैं सीट बचा कर ले गए कोलकाता पोर्ट की, लेकिन ये बड़े बड़े नाम थे, चाहे मैंने अरूप विश्वास का जिक्र किया हो, मौलय घटक, मानस रंजन भूनिया का जिक्र किया हो, शशि पांजा का जिक्र किया हो, ये बड़े नाम हैं जिनको चुनावों में इस बार हार देखनी पड़ी। जी बिल्कुल। अब मई 9 को देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के हैं, उस पर किसकी मोहर लगाती है। तब तक के लिए आप बने रहिएगा अनएडिटेड के साथ।